कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम मुझे कहानी का अगला पार्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे इजी तरीका कहानी का अगला और पिछला पार्ट लेने का है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक करेंगे तो मैं आगे अपलोड हो चुके पार्टों का लिंक भी डाल देती हूँ और पिछले सभी भागों का लिंक भी। अगर सभी का नहीं मिलेगा तो जिस पार्ट को आप लोग देख रहे हैं उसके पिछले और उसके अगले भाग का लिंक ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। पंखुड़ी ने अब अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ प्रांस का कॉल रिसीव किया। सामने से प्रांस की गुस्से भरी आवाज़ आई, तुमने मेरी फाइल कहाँ रखी है? पंखुड़ी जो पता नहीं कौन सी बातों की उम्मीद कर रही थी, फाइल की बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। सामने से प्रांस की आवाज़ एक बार फिर से आई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ पंखुड़ी, मुझे जवाब दो। मेरी एक रेड कलर की फाइल थी जो मैंने क्लोजेट में रखी थी, लेकिन अब मुझे वो फाइल मिल नहीं रही है। तुमने उसे कहाँ रखी है? पंखुड़ी धीमे से बोली, लेकिन मैंने तो आपकी कोई रेड कलर की फाइल देखी ही नहीं। प्रांस गुस्से से बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं यूं ही बकवास किया जा रहा हूँ कि मेरी एक रेड कलर की फाइल है? मैं ऑफिस से घर लेकर आया था और मैंने क्लोजेट में रखी थी। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने बस बहाने से तुम्हें फ़ोन किया है? पंखुड़ी उसकी बात पर हैरान हुई। वो अब चुप रह गई। उसने प्रांस को कोई जवाब नहीं दिया। प्रांस एक बार फिर से गुस्से से बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ फ़ोन कान से लगाने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। मुझे जवाब दो पंखुड़ी, मेरी फाइल कहाँ है? पंखुड़ी अब रोने लगी और उसकी रोने की आवाज़ प्रांस को सुनाई दे रही थी। वो अब सामने से चुप हो गया तो पंखुड़ी कुछ देर बाद धीरे से बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपकी कोई फाइल नहीं देखी और अगर आपको लगता है कि वो फाइल आप लेकर आए थे तो आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं अभी सासू माँ को फ़ोन करती हूँ और वो रूम में जाकर आपको फ़ाइल ढूंढ कर दे देंगी। आप रूम में ही रहिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि आप कौन सी फाइल ढूंढ रहे हैं। पंखुड़ी की बात सुनकर प्रांस की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो तो रूम में था ही नहीं। अगर वो सृष्टि को फ़ोन करती तो उसका पोपट हो जाता। वो गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो मॉम है मेरी। अगर उन्हें बुलाना होगा तो मैं खुद से उन्हें अपने रूम में बुला लूँगा। तुम्हें उन्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बैठी रहो अपने मायके में और करो जो करना है। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पंखुड़ी बस अपने फ़ोन की तरफ देखती ही रह गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी फाइल प्रांस ऑफिस से घर लेकर आया था जो उसने अपने क्लोजेट में रखी हो। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कुछ सोचते हुए उसने प्रांस को कॉल करने के लिए उसका नंबर डायल किया, पर फिर अगले ही पल कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि प्रांस उसे इस बारे में भी ब्लेम करे कि वो बार बार उसे फ़ोन कर रही है, पर उससे रहा भी नहीं जा रहा था। और ऊपर से उसने जो प्रांस को कॉल की थी वो मिस्ड कॉल प्रांस के पास जा चुकी थी। अब अगले ही पल पंखुड़ी के हाथ में पड़ा हुआ फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। इस बार भी प्रांस का कॉल था। उसने झट से कॉल रिसीव किया। सामने से प्रांस की आवाज़ आई, मिस कॉल क्यों कर रही हो? फ़ोन में बैलेंस नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा ही कंजूस हो गई हो? बेशक से ग्रोवर मेंशन में रह रही हो, लेकिन तुम्हारे फ़ोन का बिल अभी भी मैं ही पे करूँगा। पंखुड़ी धीमे से बोली, वो मुझे आपसे पूछना था कि अगर आपको फ़ाइल नहीं मिल रही है तो क्या मैं घर आ जाऊँ? मेरा मतलब है मैं आपको फ़ाइल ढूंढ कर दे दूँगी। प्रांस गुस्से से बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बैठी रहो तुम वहीं अपने मायके में। गई हो ना, अब रूठ कर तो रहो वहाँ पर। इस बात की उम्मीद मत करना कि मैं आऊँगा तुम्हें लेने। बेशक से कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। रहो तुम वहीं पर। ये बोलकर उसने दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और पंखुड़ी की आंखों में आंसू एक बार फिर से आ गए। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और वापस बिस्तर पर लेट गई। वो चुप होने की कोशिश कर रही थी, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके मॉम डैड परेशान ना हो, उसकी बहन को बुरा ना लगे। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने रूम से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। कब वो रोते रोते एक बार फिर से सो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम के तकरीबन 4 बजे प्रांस टेबल पर रखे अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसका दिमाग घुमा हुआ था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो लगातार अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इंतज़ार था पंखुड़ी के फ़ोन का, जो अब लंबा ही होता जा रहा था। तो वो अपना कंट्रोल खोने लगा था।
उसने अपना फ़ोन उठाया और पंखुड़ी को कॉल करने का सोचकर वापस फ़ोन पटकते हुए बोला, मैं क्यों उसे फ़ोन करूं? वो गई अपनी मर्जी से है। उसे पता है मेरा गुस्सा। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच में वहाँ से चली जाएगी। अगर गई है तो वहाँ पर मुझे क्या? मुझे उसे कॉल नहीं करना। और अच्छी बात है वो चली गई। यहाँ रहती तो उसे सिवाय तकलीफ़ों के और कुछ नहीं मिलता। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन वहीं टेबल पर रख दिया और वहाँ से मीटिंग हॉल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ ज्योत्सना अपने फ़ोन से कब से प्रांस को कॉल किए जा रही थी, क्योंकि उसे पूछना था प्रांस को कि ऐसा भी उसकी दीदी ने क्या कर दिया कि वो उससे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसे वापस ग्रोवर मेंशन ही भेज दिया। तभी मिसेस ग्रोवर ज्योत्सना की तरफ देखते हुए बोली, शाम हो गई है लेकिन तुम्हारी दीदी ने अभी तक कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। ऐसे में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ज्योत्सना तुरंत बोली, अगर आप बुरा ना माने मॉम, तो क्या मैं आपको एक आइडिया दूं? मैं कुछ कहूं, शायद उससे दीदी का मूड ठीक हो जाए। मिसेस ग्रोवर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल ज्योत्सना ने कुछ कहा जिसे सुनकर मिसेस ग्रोवर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब भी हो गई। वो झट से बोली, क्या तुम्हारी दीदी मॉल जाने के लिए मानेगी? उसका मूड कितना ऑफ है, मुझे नहीं लगता वो हाँ करेगी। ज्योत्सना भी झट से बोली, वो हाँ करेंगी मॉम, उन्हें हाँ करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहाने ही ऐसे लगाऊंगी कि वो मना ना कर पाए। उनकी बात सुनकर मिसेस ग्रोवर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, ट्राई करके देख लो। उनकी बात सुनकर अब ज्योत्सना झट से पंखुड़ी के रूम की तरफ भाग गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा पंखुड़ी एक बार फिर से बेड पर सो रही है। वो पंखुड़ी के पास आई और बोली, दीदी उठिए ना, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। ज्योत्सना की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बताओ क्या काम है? ज्योत्सना झट से बोली, वो कल मेरी एक फ्रेंड की शादी है और मैंने अभी तक उसके लिए कुछ शॉपिंग नहीं की, उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया, अपने कपड़े, अपने एसेसरीज कुछ भी नहीं लिया। प्लीज़ मेरे साथ चलो ना दीदी, मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसका कहीं भी जाने का मन नहीं था। ज्योत्सना अगले ही पल दोबारा बोली, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो कल मैं उसकी शादी में भी नहीं जा पाऊंगी, और अगर उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो उसका बहुत दिल दुखेगा दीदी। क्या आप चाहती हैं आपकी वजह से किसी का दिल दुखे? उसकी आखिरी बात पर पंखुड़ी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि अपनी वजह से वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए धीमे से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ज्योत्सना मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम चलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पंखुड़ी कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर बैठी रही और फिर बेमन से ही सही लेकिन मॉल जाने के लिए तैयार हो गई। शाम के तकरीबन 6 बजे पंखुड़ी ज्योत्सना के साथ मॉल के लिए निकल चुकी थी। उसका मूड अभी तक फ्रेश नहीं हुआ था, लेकिन ज्योत्सना अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी किसी भी फ्रेंड की शादी नहीं थी, लेकिन उसने पंखुड़ी से झूठ बोला था ताकि शॉपिंग की वजह से उसका दिल बहल सके। लेकिन मॉल में भी पंखुड़ी बेहद उदास थी। बार बार उसकी नज़रें अपने आसपास घूमती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद कहीं से प्रांस आ जाए। पूरा दिन बीत गया था लेकिन उसने एक बार भी प्रांस को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अभी भी अपने ऑफिस में था और अब उसका सिर दर्द हो रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को वापस अपने केबिन में बुलाया और बोला, मिस्टर ग्रोवर के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? उसकी असिस्टेंट झट से बोली, लेकिन वो तो फ़िलहाल पेंडिंग चल रहा है सर, उसकी मीटिंग होना भी बाकी है। प्रांस तुरंत बोला, ऐसा करो, मुझे जल्दी से उसकी फ़ाइल ला कर दो। अभी इसी वक्त मैं मिस्टर ग्रोवर से मिलने उनके घर जाऊंगा। अब मीटिंग उनके घर पर होगी। वो असिस्टेंट हैरान रह गई, क्योंकि बिजनेस की मीटिंग घर पर कैसे हो सकती थी, लेकिन प्रांस को अब मिस्टर ग्रोवर के साथ उनके घर पर ही मीटिंग करनी थी। कुछ ही देर में उसकी असिस्टेंट ने उसे फाइल लाकर दे दी और प्रांस उस फाइल को लेकर ग्रोवर मैंसन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अभी भी ज्योत्सना के साथ मॉल में थी और अब वो आइसक्रीम पार्लर पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी।
हालांकि उसका आइसक्रीम खाने का मन नहीं था, लेकिन ज्योत्सना ने जिद की तो वो मना नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस की गाड़ी ग्रोवर मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और प्रांस अपने हाथों में एक फाइल लिए अंदर की तरफ आया। उसे वहां पर देखकर मिस्टर ग्रोवर और मिसेस ग्रोवर, जो सामने ही सोफे पर बैठे थे, वो हैरान रह गए। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि प्रांस ग्रोवर मेंशन में आया है। उन्हें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अगर प्रांस ग्रोवर मेंशन में आया है मतलब वो पंखुड़ी के लिए आया होगा। ये सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हुए। मिसेस ग्रोवर फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, बहुत अच्छा लगा फ्रांस बेटा, तुम यहाँ आए, आओ बैठो। ये बोलते हुए उन्होंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मिस्टर ग्रोवर भी मुस्कुराते हुए बोले, सच में तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा फ्रांस बेटा, आओ बैठो। जाइए श्वेता जी, आप जाकर फ्रांस के लिए चाय नाश्ता ले आइए। श्वेता जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से जाने लगी। फ्रांस उन्हें रोकते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस ग्रोवर, मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर हैरान हुए। फ्रांस तुरंत बोला, आप तो जानते हैं मिस्टर ग्रोवर कि हमारा एक प्रोजेक्ट पेंडिंग में चल रहा है, तो मुझे लगा हमें उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। मुझे इस प्रोजेक्ट पर आपसे बात करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों वेट करना, जब हम लोग घर पर मीटिंग कर सकते हैं तो ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर मिस्टर ग्रोवर अब और भी ज़्यादा हैरान हो गए। कहाँ तो फ्रांस ऑफिस में भी मीटिंग नहीं करता था और कहाँ वो घर पर खुद से ही मीटिंग करने आ गया था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, क्यों नहीं फ्रांस बेटा, लेकिन चाय नाश्ता। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस बोला, मैंने कहा ना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उसने गहरी गहरी सांस ली और फिर अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा। मिस्टर ग्रोवर और मिसेस ग्रोवर, जो अब तक हैरान थे, अब उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब वो फ्रांस को डिकोड कर चुके थे। जिस तरह से फ्रांस अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था, साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पर कोई मीटिंग करने नहीं आया है। वो आया तो यहाँ पर पंखुड़ी के लिए ही, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आप लोग अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन कीजिए, तब तक मैं पंखुड़ी को कॉल कर दूं, वो भी घर वापस आ जाएगी। जैसे ही फ्रांस ने उनकी बात सुनी, वो तुरंत बोला, वो कहाँ गई है? ये बोलते हुए उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया था। श्वेता जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो ज्योत्सना के साथ मॉल गई है। कल ज्योत्सना की एक फ्रेंड की शादी है, तो उसे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। पंखुड़ी का मूड भी सही नहीं था, तो हमने सोचा पंखुड़ी को शॉपिंग के लिए भेज दिया जाए। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करते हुए बोला, मैं जस्ट अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। पंखुड़ी के मॉम डैड हैरान रह गए। फ्रांस फ़ोन डिस्कनेक्ट कर उनकी तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। ये मीटिंग हम फिर कभी रखेंगे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी के मॉम डैड वैसा हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे, जो आया आंधी की तरह और गया तूफान की तरह। थोड़ी देर बाद मॉल के पार्किंग एरिया में फ्रांस की नज़रें इधर उधर घूम रही थी और वो पंखुड़ी की गाड़ी देख रहा था, लेकिन वो गाड़ी उसे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो फ्रांस राणा? वो आवाज़ सुनकर फ्रांस ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो पीछे निशा खड़ी थी। निशा, वो जिसके साथ फ्रांस की पहले लड़ाई हुई थी, क्योंकि निशा रंधावा अपने पति को धोखा दे रही थी और फ्रांस ने ये बात उसके पति को बता दी थी। उसे देखते ही फ्रांस ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर वहाँ से जाने लगा। लेकिन निशा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो। उसके सवाल पर अब फ्रांस हैरान हुआ। निशा अब उसके बिल्कुल करीब आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कितने हॉट एंड अट्रैक्टिव हो तुम। ऐसे शख्स को भला कोई कैसे छोड़कर जा सकता है? फ्रांस गुस्से से बोला, हाथ हटाओ अपना, वरना हाथ तोड़कर मुंह में डाल दूंगा। उसकी धमकी पर निशा हंसी और बोली, एक तो तुम्हारी ये धमकियाँ सच में तुम्हारी तरह जानलेवा है। खैर ये बताओ, मैं सच कह रही हूँ ना? तुम अपनी बीबी को ढूंढ रहे हो ना? देखा था मैंने उसे थोड़ी देर पहले ऊपर एक स्टोर में मिली थी, अपनी बहन के साथ थी और शॉपिंग कर रही थी।
काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, किसी से बात भी कर रही थी और जिससे वो बात कर रही थी साफ पता चल रहा था कि सामने वाला शख्स तुम तो नहीं हो। लगता है तुम्हारी बीबी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जैसे ही उसने कहा, प्रांस ने तुरंत उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और मड़ोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया। वो उसके चेहरे पर झुक कर अपने जबड़े कसते हुए बोला, अब अगर एक लफ्ज़ भी मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा ना तो आई स्वेयर इस मॉल को ही तुम्हारे लिए शमशान घाट बना दूंगा। निशा व्यंग से हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख प्रांस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि निशा को दर्द भी हो रहा था, क्योंकि प्रांस ने जिस तरह से उसकी कलाई को मरोड़ा था उसे दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से गुस्सा दिखाओगे तो मुझे सच पता नहीं चलेगा? सच तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ प्रांस राणा। अगर तुम और तुम्हारी बीवी अभी भी एक साथ होते तो तुम दोनों अलग अलग इस मॉल में नहीं आते। तुम अलग से आए हो और तुम्हारी बीवी अपनी बहन के साथ अलग से घूम रही है और उसने खुद से कहा था कि उसकी उसके पति से लड़ाई हुई है। अगर नहीं यकीन तो ये देख लो। ये बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन प्रांस के सामने किया तो प्रांस ने उसके फ़ोन की तरफ देखा, जिसमें पंखुड़ी मायूस चेहरे के साथ बोल रही थी, मुझे नहीं जाना अपने पति के पास। वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं, मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। मुझे बस अब अपने घर पर रहना है, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। प्रांस ने जैसे ही वो वीडियो देखी वो एकदम शॉक्ड रह गया। उसका हाथ निशा की कलाई पर से खुद ब खुद हट चुका था। निशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्रांस राणा जो दूसरों को उनकी शादी पर लेक्चर देता है वो खुद की शादी नहीं संभाल पा रहा है क्या? तुम अपनी बीबी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो क्या? आई मीन ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठा दिया। निशा की दर्द से आह निकल गई। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं किस हद तक सेटिस्फाई कर सकता हूँ ये तो तुम सोच भी नहीं सकती। और रही इस वीडियो की बात, तो ऐसा करो इसकी एक सीडी बनाकर रख लो और उसे रोज़ देखती रहना, लेकिन फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम जैसी औरतों को तो मर्द नहीं सेटिस्फाई कर पाते। ये वीडियो क्या करेगी? ये बोलकर उसने एक झटके में निशा को छोड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद निशा पागलों की तरह हंसने लगी। उसने अब अपने फ़ोन में चल रहे उसी वीडियो की तरफ देखा जो उसने ट्रायल रूम में बनाई थी। जब पंखुड़ी ट्रायल रूम के बाहर मिरर के सामने खड़ी यूं ही खुद से बातें कर रही थी। राणा मेंसन सृष्टि हाल में खड़ी थी और इधर उधर टहल रही थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थी जहां से उसे पंखुड़ी के आने का इंतजार था। पता नहीं क्यों अभी भी अपने दिल में उम्मीद थी कि प्रांस पंखुड़ी को लेकर ज़रूर आएगा। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और उसने तुरंत नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा जहां से प्रांस अंदर की तरफ आ रहा था। उसे अकेले अंदर आते हुए देख उसकी उम्मीद टूट गई, लेकिन गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया। प्रांस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने रूम में जाने लगा। सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, पंखुड़ी कहाँ है? प्रांस ने अपने कदम रोक लिए और पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। सृष्टि गुस्से से बोली, मैंने पूछा है तुमसे कुछ, पंखुड़ी कहाँ है? प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आज सुबह हमारी इस पर बात हुई थी ना मॉम, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं कहेंगी कि मैं उसे लेकर आऊँ, तो अब आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? अपनी बात से इतनी जल्दी क्यों पलट रही हैं? सृष्टि गुस्से से बोली, मेरे साथ बदतमीजी मत करना प्रांस, वरना आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। तुम इतने एटीट्यूड वाले कैसे हो सकते हो? तुम इतने इगोइस्टिक कैसे हो सकते हो? पंखुड़ी घर छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बीबी है तुम्हारी प्रांस, कोई खिलौना नहीं है जिसे जब उठाया तब अपने पास ले आए और जिसे जब उठाया दूर फेंक दिया। प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं मॉम, ये सब कुछ तो आप बोल रही हैं। मैंने उसे ना ही जाने के लिए कहा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि चिल्लाते हुए बोली, ओह रियली, तुमने उसे नहीं कहा? अगर तुमने उसे नहीं कहा होता ना तो वो कभी जाती ही नहीं प्रांस, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने ही उसे कुछ कहा है और अब तुम अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो।
वेरी नाइस, मुझे सच में तुम पर प्राउड हो रहा है। यू नो व्हाट, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो मैंने सोचा था कि पंखुड़ी तुम्हें बदल देगी, लेकिन नहीं, उसने तो तुम्हें नहीं बदला पर तुमने ही उसे बदल दिया। वो बहुत मासूम थी, बहुत नाजुक, लेकिन हाँ, वो सिचुएशन हैंडल करना जानती है। मुझे उसकी आंखों में दिखता था कि वो कभी हार नहीं मान सकती, पर तुमने उसे हरा दिया। तुमने उसे कितनी बार इस घर को छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने हर बार तुमसे यही कहा कि वो तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एट लास्ट तुमने उसे चेंज कर दिया, तुमने उसे हरा दिया। वेरी नाइस प्रांस राणा, आप जीत गए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, शायद आपको कड़वी लगेगी, आप जीत कर भी हार गए, बिकॉज पंखुड़ी जैसी लड़की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। वो बहुत प्यार करती है तुमसे प्रांस। अरेंज मैरिज में भी कोई इतना प्यार करे बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन उसने सच्चे दिल से तुम्हें चाहा, सच्चे दिल से इस शादी को अपनाया, और बदले में तुमने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ बेरुखी। मुझे समझ में नहीं आता अब मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, और बेहतर होगा तुम भी कभी मुझसे बात मत करना। ये बोलकर सृष्टि गुस्से से अपने कमरे में चली गई। प्रांस अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, और वहाँ पर सिर्फ प्रांस और सृष्टि नहीं बल्कि बाकी भी बहुत लोग थे। कुसुम जी, रागिनी, आश्रय, परीक्षा, सब वहाँ पर मौजूद थे, और सब अब प्रांस की तरफ देख रहे थे। प्रांस ने एक गहरी सांस ली और तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया। उसके कानों में सृष्टि की बातें गूंज रही थी, और दूसरी तरफ आंखों के सामने वो वीडियो चल रही थी जो उसने निशा के फ़ोन में देखी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कपड़े उतारने लगा, लेकिन अचानक ही उसका दिमाग ठनका। उसकी आंखों के सामने वो वीडियो एक बार फिर से चलने लगी, जिसमें पंखुड़ी रोते हुए बोल रही थी कि वो कभी प्रांस के पास वापस नहीं जाएगी। कुछ सोचते हुए प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, और उसने तुरंत अपने शर्ट के बटन बंद कर दिए और वापस अपने रूम से निकलकर बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर मेंशन, पंखुड़ी और ज्योत्सना दोनों वापस घर लौट गई तो पंखुड़ी ने आते ही पूछा, मम्मा, क्या राणा मेंशन से कोई आया था? उसके सवाल पर श्वेता जी ने मिस्टर ग्रोवर की तरफ देखा। मिस्टर ग्रोवर तुरंत बोले, नहीं बेटा, कोई नहीं आया था। तुम्हें किसी का इंतज़ार था क्या? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, बस यूं ही पूछा। अच्छा, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आई है। श्वेता जी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुमने कल भी खाना नहीं खाया और अब भी तुम खाना नहीं खा रही हो। मुश्किल से सुबह मैंने तुम्हें एक टोस्ट खिलाया था, चुपचाप खाना खाओ पंखुड़ी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बात मान लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर अपनी जिद करोगी। अगर तुम्हारी लड़ाई प्रांस जी से हुई है तो उसे सिर्फ उन तक रखो, अपने पेट को तकलीफ क्यों दे रही हो? पंखुड़ी की आंखों में नमी तैरने लग गई। उसमें तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ की डांट भी बर्दाश्त कर सके, इसलिए वो जल्दी से रोते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में चली गई। और मिस्टर ग्रोवर अब गुस्से से श्वेता जी की तरफ देखने लगे। वो तुरंत बोले, क्या करती हैं आप श्वेता जी? खामखा अपने बच्ची को रुला दिया। वो पहले ही दुखी है और अब आपने उसे और दुखी कर दिया। श्वेता जी भी रोने लगी और रोते हुए बोली, आपको लगता है क्या कि मैं उसे तकलीफ देती हूँ? मैं उसे जानबूझकर रुलाती हूँ? अरे भूखी है वो, कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो सही कैसे रहेगी? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और किसी को बेशक से उसकी फ़िक्र हो ना हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी की फ़िक्र है। अगर उसे उस घर में नहीं जाना तो कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। मैं कल ही सृष्टि जी से बात करूँगी। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि 4 दिन बाद ही उन्होंने मेरी लड़की का दिल तोड़ दिया। मेरी बच्ची है वो कोई चीज़ नहीं जिसे जब चाहा वो अपने घर ले गई और जब चाहा अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये बोलकर वो रोते हुए ही अपने कमरे में चली गई, और अब मिस्टर ग्रोवर और ज्योत्सना बस एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। मिस्टर ग्रोवर हताश होकर बोले, काश मैंने बिजनेस के चलते ये शादी करवाई ही ना होती। मैं जानता था प्रांस के नेचर को, लेकिन फिर भी मैंने ये शादी करवा दी। गलती तो सारी मेरी ही है। ज्योत्सना जल्दी से अपने पापा के पास आई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए डैड, दीदी को कुछ नहीं होगा और बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा।
बेशक से आपने ये शादी कैसे भी करवाई हो और इस शादी में कितना भी झंझट क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है पंखुड़ी दीदी बहुत मासूम है और बहुत ही अच्छी हैं। एक ना एक दिन प्रांस जीजू को भी उनसे प्यार हो ही जाएगा और तब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा। उसकी बात पर मिस्टर ग्रोवर मुस्कुराए। ख्वाब देखना कितना आसान होता है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एक गहरी सांस लेकर अब वो भी अपने रूम में चले गए तो वहाँ पर सिर्फ ज्योत्सना रह गई। वो भी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए सोच रही थी कि वो क्या करे। कुकिंग के नाम पर तो उसे कुछ आता ही नहीं था। खाना तो हमेशा श्वेता जी बनाती थी। पहले तो उसने सोचा कि वो किचन में जाकर कुकिंग कर ले, लेकिन फिर उसने ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोचकर अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की गाड़ी ग्रोवर मेंशन के बाहर आकर रुकी, लेकिन अंदर की तरफ नहीं आई। अगर अंदर आता तो सबको पता चल जाता। उसने गाड़ी तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर रोक दी और अब वो गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की तरफ आया। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। कोई भी उसे देखे तो पहचान नहीं पाए। वो ग्रोवर मेंशन के सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा। उसे सामने ही पीछे की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई दिया तो वो तुरंत वहाँ बढ़ गया। ग्रोवर मेंशन काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। कभी मिस्टर ग्रोवर का किसी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ था और ना ही वो ज़्यादा दिखावे में यकीन रखते थे, तो उनके दुश्मन भी बहुत कम थे। वहीं प्रांस अब अंदर की तरफ आया। अंदर जाने के 2 रास्ते थे, एक सामने का और एक पीछे का। सामने कोई भी हो सकता है, ये सोचकर वो अब पीछे की तरफ बढ़ गया और पीछे उसे सीढ़ियाँ नजर आई। अगले ही पल वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ आया और वहाँ जाकर अब उसकी नज़रें एक बार फिर से इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो पंखुड़ी का रूम ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था वह पंखुड़ी का रूम कौन सा होगा। तभी उसे कांच की विंडो में से एक लड़की नाचती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे हैं और वो डांस कर रही है। उसे देखते हुए फ्रांस गुस्से से बोला, यहाँ पर मेरे दिमाग की दही हो रखी है और इसे नाचने की पड़ी है, इसे तो मैं नाच बताता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत विंडो से कूदता हुआ अंदर की तरफ आया और अगले ही पल उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो लड़की एकदम से कांप उठी और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो फ्रांस की तरफ घूम गई और जोरों से चिल्लाई। फ्रांस ने जल्दी से उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा। वो लड़की पंखुड़ी नहीं, ज्योत्सना थी। ज्योत्सना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फ्रांस को देख रही थी, क्योंकि वो फ्रांस को पहचान नहीं पा रही थी। एक तो रूम में डिम लाइट थी और ऊपर से फ्रांस ने हुडी पहनी हुई थी और साथ ही चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब फ्रांस ने तुरंत अपना मास्क हटाया तो ज्योत्सना और भी ज़्यादा हैरान हुई। उसे तो फ्रांस को वहाँ पर देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल तो उसके पैर कांप रहे थे। फ्रांस ने उसे देखते हुए कहा, शोर मत मचाना वरना। ये बोलते हुए वो चुप हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई धमकी भी नहीं थी ज्योत्सना को देने के लिए। उसने ज्योत्सना के मुंह से अपना हाथ हटाया तो ज्योत्सना कांपती हुई आवाज़ में बोली, जीजू। फ्रांस ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। जो हरकत करते हुए वो यहाँ पर आया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चोर उचक्का हो। ज्योत्सना धीरे से बोली, आप पंखुड़ी दीदी से मिलने आए हैं क्या? फ्रांस ने कुछ नहीं कहा। ज्योत्सना एक बार फिर से बोली, साथ वाला रूम उनका है, आप दरवाजे से चलेंगे या फिर खिड़की से जाएंगे? फ्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, खुद चला जाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में भी एटीट्यूड नज़र आ रहा था। वो तुरंत विंडो के ज़रिए ही बाहर की तरफ आया और फिर दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। ज्योत्सना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो खुद से ही बोली, मैंने तो सुना था अरेंज मैरिज बहुत बोरिंग होती है, लेकिन ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब एडवेंचर भी होता है इसमें, काश मेरी भी ऐसी ही अरेंज मैरिज हो। ये बोलते हुए वो अपनी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देखने लगी थी। वहीं फ्रांस दूसरे रूम की तरफ आया और विंडो में से झांकते हुए अंदर की तरफ देखने लगा। अंदर बेड पर ही उसे पंखुड़ी लेटी हुई नजर आई, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था।
लेकिन उसके सुबकने की आवाज़ उसे बाहर खिड़की तक सुनाई दे रही थी। वो तुरंत अंदर की तरफ आया। पंखुड़ी रोने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसे प्रांस के कदमों की आहट तक नहीं हुई। प्रांस अब उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो भी पंखुड़ी को कुछ पता नहीं चला। प्रांस अब बिस्तर पर बैठा। इस वक्त उसे हद से ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, इतना रो क्यों रही हो? पंखुड़ी ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और बोली, अच्छा आ गए आप? क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद आपको टाइम नहीं मिला होगा ना। आपको टाइम भी कैसे मिलेगा अपनी बीबी के ख्वाबों में आने का? आप किसी और के ख्वाबों में जो होंगे, पता नहीं कौन सी वो लड़कियां हैं जिन्होंने आपके लिए 16 सोमवार के व्रत रखे हैं और आप उनकी किस्मत में चले गए और मैं लेट हो गई और इतनी लेट हो गई कि मुझे आप मिल तो गए लेकिन मुझे मिलकर भी आप नहीं मिले। तो फिर अब मेरे ख्वाबों में क्या कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ आ गया था कि पंखुड़ी को ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके ख्वाबों में आया है। वो मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, रोज पीटल। उसके मुंह से रोज पीटल सुनकर पंखुड़ी ने वापस पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, बस आपके इस रोज पीटल ने ही तो मार रखा है मुझे। बस एक बार आपने मुझे रोज पीटल क्या बोल दिया, मैं पागलों की तरह खुद को सच में कोई गुलाब का फूल समझने लगी हूँ। पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गुलाब का फूल नहीं, कोई गेंदे का फूल हूँ जिसे आप बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, ना ही कभी करेंगे। हाँ करेंगे भी क्यों, वो 16 सोमवार व्रत वाली है ना आपकी बहुत सारी दीवानियाँ, आप तो उनके पास जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। प्रांस एक बार फिर से बोला, बात कर भी रही हो और कह रही हो कि बात नहीं करूँगी। पंखुड़ी गुस्से से बोली, बात कर रही हूँ क्योंकि एक आप ही तो हैं जिससे मैं बात कर सकती हूँ। जब वो एकदम खट्टे नींबू मेरे सामने आते हैं तो मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती। इतना तो करेला कड़वा नहीं होता जितना वो कड़वे हैं, समझ नहीं आता उन्हें मीठा करूँ तो करूँ कैसे। ये बोलते हुए वो अभी भी सुबक रही थी। तभी प्रांस अचानक से बोला, एक किस कर दो, शायद मीठा हो जाए। उसकी बात पर पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क उठा। ये बात सुनकर वो बस एकटक उसे देखे जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कितना हसीन ख्वाब है ना ये, आपको पता है आप ना ख्वाबों में ही अच्छे लगते हैं और आपकी ये जो बातें बेशक से ख्वाबों में हैं, लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़का रही है। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से प्रांस उसके और भी ज़्यादा करीब होने लगा तो पंखुड़ी हैरान हुई। उसकी धक धक एक बार फिर से तेज हो गई। प्रांस अब उसके बिल्कुल करीब आया और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या अभी भी तुम्हें ये सब ख्वाब लग रहा है? पंखुड़ी का चेहरा एकदम लाल होने लगा था और गाल गर्म हो रहे थे। उसने अपने दिल पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज़ 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 ये ख्वाब टूटे ना, आप ऐसे ही रहिएगा। सुनिए, बहुत मन करता है आपको अपने इतने करीब महसूस करने का। अगर आप फिर से गायब हो गए तो मेरा वो ख्वाब टूट जाएगा। मुझे आपको कुछ पल ऐसे ही महसूस करना है, इसलिए आप ऐसे ही रहिएगा। हाँ, ये बोलकर वो फिर से उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। वहीं प्रांस मुस्कुराया। उसे अपने रोज पीटल पर अब बहुत प्यार आया था। अब उसने अपना हाथ पंखुड़ी के गाल पर रख दिया तो पंखुड़ी एकदम से कांप उठी। उसके पूरे बदन में एकदम से सिरहन दौड़ गई थी और धड़कनें तो जैसे अब बाहर आने को हो रही थी। वो हैरान रह गई क्योंकि अब ये ख्वाब था तो उसे प्रांस का टच कैसे फील हो सकता था। वहीं प्रांस अब उसके और भी करीब आया और उसे और भी ज़्यादा हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। पंखुड़ी ने अपने हाथ तुरंत प्रांस के कंधों पर रख दिए और अगले ही पल उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई। मतलब वो ख्वाब नहीं देख रही थी, प्रांस सच में उसके सामने था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्रांस उसके पास आ ही नहीं सकता। वो तो राणा मेंशन में होता है तो भी उसके पास नहीं आता, यहाँ ग्रोवर मेंशन में तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर उसका वो हसीन ख्वाब हकीकत में बदला जब प्रांस ने अपने लबों को पंखुड़ी के लबों के बिल्कुल करीब किया और उन्हें बड़े ही प्यार से चूम लिया। पंखुड़ी के हाथ अब उसके कंधे पर और भी ज़्यादा कस गए और उसने एक गहरी सांस ली।
प्रांस उसके लबों पर अपने लबों को रब करने लगा, कभी अपर लिप पर रब करता तो कभी लोअर लिप पर। पंखुड़ी के दिल में इस वक्त जो हलचल हो रही थी वो उसे बयां नहीं कर सकती थी। उसका रोम रोम खिल रहा था और मन में तितलियां सी उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये वक्त वहीं थम जाए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसके होठ हल्के से खुले और अगले ही पल अब प्रांस ने उसकी बोलती बंद कर दी। धीरे धीरे प्रांस पूरी तरह से उस पर हावी हो रहा था। अब उसने अपना दूसरा हाथ भी पंखुड़ी के गाल पर रख दिया था और उसे और भी ज़्यादा शिद्दत से चूमने लगा था। पंखुड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ हो रही थी और प्रांस भी उसके ऊपर झुकता चला जा रहा था। पंखुड़ी की आंखों में जो आंसू बह रहे थे वो अब एकदम से सूख चुके थे और पंखुड़ी पूरी तरह से बिस्तर पर लेट गई थी। प्रांस उसकी बगल में बैठा उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अभी भी पंखुड़ी का चेहरा अपने हाथों में थामा हुआ था और वो एक बार फिर से उसे सॉफ्टली किस करने लगा था। यूं ही उसे किस करते हुए प्रांस ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया तो पंखुड़ी की जो आंखें बंद थी वो उसने खोली और प्रांस को देखने लगी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब पता चला तुम्हें कि तुम ख्वाब देख रही हो या फिर सच में कोई हकीकत में तुम्हें किस कर रहा है। पंखुड़ी उसका सवाल सुनकर कोई जवाब देती उससे पहले ही अचानक से जोरों से दरवाज़ा बजने लगा। प्रांस एकदम चौंक गया और तुरंत ऊपर की तरफ हट गया। पंखुड़ी भी हैरान रह गई। वो तो प्रांस के किस में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि प्रांस किस तरह से वहाँ पर आया और वो अब तक न जाने क्या क्या बकवास उसके सामने किए जा रही थी। कभी उसे नींबू बोल रही थी तो कभी कड़वा करेला। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाज़ा एक बार फिर से ज़ोरों से बजा तो पंखुड़ी बिस्तर से उठी और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनिए, और आप यहाँ कैसे आए? अगर आपको किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप छुप जाइए। प्रांस भी तुरंत बोला, लेकिन मैम मैं कहाँ छुपूं? कोई जगह तो बताओ। पंखुड़ी झट से बोली, वो पर्दे के पीछे छुप जाइए। प्रांस तुरंत बोला, लेकिन अगर अगर किसी ने देख लिया तो? पंखुड़ी भी परेशान होते हुए बोली, कोई कोई नहीं देखेगा। जो भी दरवाजे पर होगा मैं उसे बाहर से भगा दूंगी, पर अभी के लिए फ़िलहाल आप जल्दी से जाकर छुप जाइए ना। ये बोलते हुए उसने खुद ही प्रांस का हाथ पकड़ा और उसे पीछे दीवार की तरफ ले आई, जहाँ पर बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था और उसके पीछे प्रांस छुप सकता था। लेकिन उसके पैर पर्दे के नीचे से दिखाई देने वाले थे क्योंकि पर्दा तो नीचे से थोड़ा ऊपर था। उसने जल्दी से प्रांस को दीवार से लगाया और तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट के चक्कर में उसका पैर स्लिप हो गया और वो जोरों से नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। प्रांस ने जल्दी से उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया। पंखुड़ी अब उसकी बाहों में झूल गई थी और प्रांस उसके ऊपर झुका हुआ था। दोनों के ही दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहे थे। पंखुड़ी के लब फड़फड़ाने लगे थे और प्रांस उसके लबों की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बेचैन सा महसूस करने लगा था, जैसे अगर वो उसके लबों को प्यार से किस करेगा तो ही उसे उन बेचैनियों से आराम मिलेगा। उसका खुद का गला सूखने लगा था। वहीं दरवाज़ा एक बार फिर से बजा तो पंखुड़ी ने जोर से प्रांस को धक्का दिया। प्रांस पीछे की तरफ हट गया और पंखुड़ी ने जल्दी से खुद को संभाला। वो डर से कांप रही थी। वहीं प्रांस भी परेशान लग रहा था, लेकिन उन दोनों बेवकूफ़ों को इतनी अक्ल नहीं थी कि वो दोनों कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है जो इस तरह से रूम में एक साथ होने पर कोई पकड़े जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी थे और एक रूम में होना किसी भी पति पत्नी के लिए गलत नहीं हो सकता, पर उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे अगर किसी ने उन दोनों को देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पंखुड़ी ने जल्दी से खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी मॉम श्वेता जी खड़ी थी। पंखुड़ी हड़बड़ा कर बोली, क्या क्या हुआ मम्मा? श्वेता जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ होगा तो ही मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ क्या? पंख बेटा, क्या मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती? उनकी बात सुनकर पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं पाई। अगर श्वेता जी उसके कमरे में आती तो उसे तो अच्छा ही लगता, लेकिन फिलहाल वो जिस टाइम पर आई थी पंखुड़ी को अच्छा नहीं बल्कि बुरा लग रहा था। वो जल्दी से बोली, आप मेरे पास आ सकती हैं मम्मा, लेकिन फ़िलहाल मुझे सोना है, आप जाइए। श्वेता जी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, कल से तुम सिर्फ सोए ही जा रही हो और कुछ नहीं किया है तुमने। अब चुपचाप मेरे साथ या तो नीचे चलो या फिर मैं यहीं तुम्हारे रूम में रहूँगी।
ज्योत्सना ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी आता ही होगा तो वो सर्व कर देगी। ये बोलते हुए श्वेता जी अंदर आ रही थी। पंखुड़ी ने जल्दी से उन्हें रोका और बोली, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है मम्मा। अगर मेरा मन होता तो मैं आपको बता देती, पर मैंने मॉल में आइसक्रीम खाई थी और अब मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। श्वेता जी गुस्से से बोली, पूरे दिन में तुमने सिर्फ एक टोस्ट खाया है और एक आइसक्रीम, और इतने में तुम्हारा पेट भर गया। मुझे पागल मत बनाओ पंखुड़ी। तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बेटी हो मेरी। क्या मैं नहीं समझूंगी तुम्हें कितनी भूख लगी होगी? तुम्हें मैं जानती हूँ, लेकिन उस प्रांस राणा की वजह से तुम्हारी भूख भी मर गई। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी शादी उस अड़ियल से करवाई ही क्यों। कितना एटीट्यूड है उसके अंदर, कितना घमंड है, जैसे तुम्हें अपनी बीवी बनाकर उसने हम पर कोई एहसान किया है। शादी का रिश्ता तो उनकी तरफ से आया था ना, उसके बाद ही तुम्हारे डैड और उनके बीच बिजनेस की वो डील्स वगैरह हुई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्हें तुम्हें इंसल्ट करने का हक मिल गया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, प्लीज़ मम्मा ऐसे मत बोलिए ना, वो पति हैं मेरे। प्रांस उन दोनों की बातें सुन रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। उसके ही सामने उसकी ही इंसल्ट की जा रही थी। वहीं श्वेता जी अब एक बार फिर से गुस्से से बोली, हाँ पति है तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिल दुखाएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं राणा मेंशन जाऊं और जाकर उस अड़ियल घोड़े को खूब सुनाऊं। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे उसका एटीट्यूड उतारने में। सच में मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो कैसे मेरी चाँद सी बेटी का दिल दुखा सकता है। ये बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर से पंखुड़ी के सिर पर अपना हाथ रखा। वहीं पंखुड़ी को अब डर लग रहा था, क्योंकि श्वेता जी तो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी और पंखुड़ी चोर नज़रों से प्रांस की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसने अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, प्लीज़ मम्मा अब आप उनके बारे में और कुछ मत कहना, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। श्वेता जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं कहना कुछ नहीं चाहती हूँ पंखुड़ी बेटा, लेकिन क्या करूँ, जब तुम्हें दुखी देखती हूँ तो दिल जलता है मेरा। ये बोलते हुए वो और भी अंदर आ गई। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ श्वेता जी वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी और दूसरी तरफ प्रांस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अब एक बार फिर से बोली, अच्छा ठीक है मम्मा, हम एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं। नीचे जाकर आप मुझे जो खाना खिलाना चाहे खिला दीजिएगा। उसकी बात पर श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ नीचे। ये बोलकर वो अब उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगी। पंखुड़ी एकदम से बोली, आप एक काम कीजिए, आप नीचे चलिए मम्मा, और मैं हाथ धोकर आती हूँ। वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बस 2 मिनट में आ जाऊँगी। श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, ठीक है। ये बोलकर वो अब तुरंत वहाँ से बाहर चली गई और पंखुड़ी ने उनके जाने के बाद जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके प्रांस की तरफ आई, प्रांस पर्दे से बाहर आया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। पंखुड़ी झट से बोली, प्लीज़ आप मम्मा की बातों का बुरा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस तुरंत वहाँ से विंडो की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल वहाँ से कूदते हुए बाहर की तरफ चला गया। पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जल्दी से उसके पीछे आई, लेकिन जब तक वो उसे कुछ कहती या उसे रोकने की कोशिश करती, तब तक तो प्रांस वहाँ से जा चुका था। हमारे प्रांस बाबू बेचारे अपने बीबी के वियोग में तड़पते हुए दिल को ठंडक देने आए थे। यहाँ उनकी सासू मॉम ने उनके सुलगते हुए दिल पर माचिस की तीली और जला दी। अब ये ज्वालामुखी कहाँ जाकर फटेगा, देखना कल के पार्ट में। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। पर जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।